आज हम 11वीं फिजिक्स में पढ़ेंगे अध्याय 1C को, जिसका नाम है मापन में त्रुटियां, सार्थक अंक एवं विमाएं। ठीक है, तो इस अध्याय में 3 सेक्शन है। सबसे पहले मापन में त्रुटियां, उसके बाद है सार्थक अंक और विमाएं। सार्थक अंक के बारे में आप केमिस्ट्री में भी अध्याय 1 में पढ़े ही होंगे। मापन में त्रुटियों से संबंधित जानकारियां हम छोटी क्लासों से जानते आ रहे हैं। मापन में त्रुटियां मतलब हम जो माप ले रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रहा है, उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां आ रहा है, वो क्या कहलाएंगे? मापन में त्रुटियां कहलाएंगे, है ना। इसके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे। इससे संबंधित 2 शब्द हैं, यथार्थता एवं परिशुद्धता। इसको समझ लेते हैं। प्रश्न है आपका, मापन की यथार्थता एवं परिशुद्धता से आप क्या समझते हैं? ठीक है, मैंने प्रश्न लिख दिया, आप प्रश्न लिख सकते हो। थोड़ा सा बेसिक में चले जाओ। भौतिकी क्या है? एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम मापन अवश्य करते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे? बहुत सारे भौतिक राशियों का मापन किया जाता है। मापन के लिए हम विभिन्न प्रकार के किसका प्रयोग करते हैं? यंत्रों का भी प्रयोग करते हैं। तो हो सकता है जब हम इन यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं किसी वस्तु का मापन के लिए, चाहे उसका लंबाई हो, चाहे द्रव्यमान हो, चाहे आयतन हो, है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां होंगी। जैसे कि मैंने कई बार आपको बताया, किराना स्टोर में जैसे कि 1 किलो शक्कर लेना है तो एग्जैक्ट 1 किलो शक्कर देगा क्या? वो नहीं देता। ठीक है, वो 1000 ग्राम शक्कर नहीं देता। होता है कभी कभी वो 998 ग्राम दे देता है, या फिर वो दे देता है 1020 ग्राम। ठीक है, तो जरूरी नहीं रहता है कि हमेशा क्या हो, एक्यूरेट हमें कोई भी वस्तु का मापन मिले। हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट की बात करते हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है? मापन में क्या हो रहा है? त्रुटियां हो रही है। तो उसी से संबंधित हम प्रश्न पढ़ेंगे। तो इसमें 2 शब्द है, एक यथार्थता है और दूसरा परिशुद्धता। क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, इसका आंसर मैं बताते जा रहा हूँ। सबसे पहले है यथार्थता को परिभाषित कर लेते हैं। तो यथार्थता की परिभाषा यह है कि मापित मान, कोई भी वस्तु का मापित मान और वास्तविक मान में जितना निकट होगा वही क्या कहलाएगा? जो भी वस्तु को माप रहे हैं उसकी मापन की यथार्थता उतना ही अधिक होगा। ठीक है, क्लियर है? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मापित मान और वास्तविक मान के जितना निकट होगा, मापन की यथार्थता उतना ही अधिक क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। ठीक है, मापन की यथार्थता उतना ही अधिक होगा। जैसे कहने का मतलब हमें 1 किलोग्राम शक्कर चाहिए। ठीक है, 1 किलोग्राम, तो हम किसके नजदीक आ रहे हैं? 998 के नजदीक आ रहे हैं ग्राम के, या फिर हम आ रहे हैं 1000 मान लेते हैं 5 ग्राम के। तो ये वास्तविक मान क्या है? ये है वास्तविक मान। ठीक है, और वास्तविक मान, और ये क्या है? मापित मान। जैसे कि आप दूरियों के मापन करने के लिए भी हम, जैसे कि हम 2 किलोमीटर पैदल चले, तो हो सकता है कि हम 2 किलोमीटर न चल के 1 किलोमीटर और 985 मीटर क्या करते हैं? दूरी तय करते हैं। लेकिन हम मान लेते हैं कि हम क्या किए? 2 किलोमीटर। ठीक है, जैसे कि आपका घर से स्कूल की दूरी भी हो सकता है, अप्रोक्सीमेट हो सकता है कि वो 2 किलोमीटर ना हो, जब इतना हो, लेकिन हम क्या मान लेते हैं? 2 किलोमीटर है करके। तो वास्तविक मान के जितना निकट रहेगा उसकी यथार्थता उतना ही अधिक रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं परिशुद्धता। दूसरा शब्द है परिशुद्धता। परिशुद्धता में क्या होगा? परिशुद्धता यह बतलाती है कि कोई राशि किस विभेदन या किस सीमा तक मापा गया है। ठीक है, मतलब एक उसकी विभेदन सीमा क्या है, उसकी छोटी से छोटी दूरी क्या है, या उसकी सीमा क्या है, उसको बतलाता है। ठीक है, परिशुद्धता किस पे निर्भर करता है? परिशुद्धता मापक यंत्र की अल्पत मांग पे निर्भर करता है। ये किस पे निर्भर करेगा? अल्पत मांग पे निर्भर करेगा। किसी भी मापक यंत्र का अल्पत मांग जितना कम होगा, उस राशि की परिशुद्धता उतना ही अधिक होगा। ठीक है, जो भी हम राशि माप रहे हैं और जिस भी यंत्र से माप रहे हैं, तो उस यंत्र का अल्पतमांक जितना अधिक होगा, उस राशि की परिशुद्धता क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। इसके लिए फॉर एग्जांपल कैसे ले सकते हैं? मान लेते हैं कि आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। हमको खींचना है 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। ठीक है, छोटी क्लासों से हम रेखाखंड खींचते हैं 5.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड। तो जरूरी नहीं है कि एक मीटर स्केल है जहां से यहाँ पे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 है। ठीक है, और इनके बीच में भी क्या रहते हैं? छोटे छोटे डॉटेड लाइन रहते हैं।
अब मान लेते हैं यहाँ पे 6 है, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे आ रहा है 5.5 सेंटीमीटर, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एकदम हम सही जगह में बनाए। हो सकता है हम 5.6 के नजदीक में चले जाएं, या फिर हो सकता है हम 5.4 के नजदीक में चले जाएं, क्योंकि ये किसको बता रहा है, ये जो मीटर स्केल है वो कौन से सेंटीमीटर को बताते हैं, 0.1 सेंटीमीटर का कम से कम हम 0.1 सेंटीमीटर की दूरी को हम खींच सकते हैं, ठीक है। तो अल्पतमांक क्या है, वह न्यूनतम से न्यूनतम दूरी जो किसी यंत्र के द्वारा शुद्धता पूर्वक मापी जा सके, ठीक है, तो उसका अल्पतमांक है। और जिस भी मापक यंत्र का अल्पतमांक ज्यादा होगा, जितना से ज्यादा होगा वो क्या होगा, उतना ही परिशुद्ध होगा। तो आपका एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है, कि अल्पतमांक क्या है, समझाइए। अल्पतमांक क्या है, समझाइए, ठीक है। तो अल्पतमांक क्या है समझाइए करके हमने यथार्थता और परिशुद्धता को अच्छे से परिभाषित कर दिया, वो समझ में आ गया। अब अल्पतमांक की बात करते हैं, ठीक है। अल्पतमांक क्या है, वह कम से कम परिमाण या वह कम से कम मान जिसे कोई मापक यंत्र माप सकता है, तो आसानी के साथ माप सकता है, उस यंत्र का क्या कहलाता है, अल्पतमांक कहलाता है, ठीक है। ऐसा समझ में, वह कम से कम परिमाण जिसे कोई मापक यंत्र माप सके वह अल्पतमांक कहलाता है। इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल के तौर पे टेबल भी बनाएंगे, जैसे कि है यंत्र का नाम, यंत्र का नाम क्या है, और अल्पतमांक। अल्पतमांक किसमें है, ये सेंटीमीटर में, ठीक। तो कौन कौन से यंत्र हैं, सबसे पहला यंत्र है मीटर पैमाना। मीटर पैमाना मतलब जो साधारण 15 सेंटीमीटर का स्केल जो होता है अपने पास, उसे हम मीटर पैमाना कहते हैं, जिसमें कम से कम कितना दूरी को माप सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर की दूरी को माप सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स जो होता है वो दशमलव के दूसरे स्थान तक को मापता है। उसके बाद होता है तीसरा स्क्रू गेज। स्क्रू गेज या इसको हम बोलते हैं पेच मापी, ठीक है। ये जो है दशमलव के तीसरे स्थान तक के मानों को शुद्धता पूर्वक माप सकता है, ठीक है। यह आया समझ में। तो यहाँ से देखिए इस टेबल में सबसे पहले मीटर स्केल जिसका क्या है वो दशमलव के एक स्थान तक को माप सकता है, जबकि वर्नियर कैलिपर 0.01 मतलब 2 स्थान हो गए, और जबकि स्क्रू गेज जो है 0.001 इन तीनों स्थान को माप सकता है। तो यहाँ पे देखिए स्क्रू गेज का जो अल्पतमांक क्या है, वर्नियर कैलिपर्स के अल्पतमांक से क्या है, ज्यादा है। अर्थात अगर हम स्क्रू गेज से किसी वस्तु की लंबाई को, जो छोटा वस्तु होगा या उसका मोटाई नापेंगे, तो उसका जब हम मोटाई या लंबाई नापेंगे तो हम ज़्यादा शुद्धता पूर्वक हम क्या कर सकते हैं, स्क्रू गेज से उस वस्तु की लंबाई को माप सकते हैं। अर्थात जब हम स्क्रू गेज से जब किसी वस्तु की लंबाई को मापेंगे तो उसकी परिशुद्धता क्या होगा, बहुत ही अधिक होगा, ठीक है। और उस यथार्थता कब होगा, जब हम उसके एकदम निकट होंगे तब। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, वर्नियर कैलिपर्स आप कक्षा 10वीं में प्रैक्टिकल था, खैर नहीं कर पाए हो पिछले साल कोरोना के वजह से, ठीक है। इसका मैं जो है हो सकता है पिक में नेट से ढूंढ के आपको भेज दूंगा, और स्क्रू गेज का भी भेज दूंगा, ठीक है। ये दोनों काम मैं कर दूंगा। होता है क्या है, वर्नियर कैलिपर्स में जो है हम किसी वस्तु की मोटाई या गहराई को मापते हैं, जैसे कि ये चाक है, ठीक है। तो इसकी मोटाई कितनी, हम स्केल से नहीं माप सकते, तो स्क्रू गेज से या फिर वर्नियर कैलिपर्स से इसकी मोटाई को हम आसानी के साथ माप सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्क्रू गेज से और दशमलव के तीसरे स्थान तक के मोटाई को मापा जा सकता है, इसलिए वो क्या होगा, ज्यादा परिशुद्ध होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हो गया पहला टॉपिक। अब है मापन में त्रुटियों से आप क्या समझते हैं। अब आ जाते हैं
जब हम किसी वस्तु को माप रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां होंगी। तो मापन में त्रुटियों से आप क्या समझते हैं, उनके प्रकारों को लिखिए करके क्वेश्चन है। ठीक है, अब है मेन मापन में त्रुटियां। यहां लिख देता हूं, मापन में त्रुटियों से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो मापन में त्रुटियां क्या है। ठीक है, जब हम किसी वस्तु का मापन करते हैं, ठीक है, जब किसी भौतिक राशि का या फिर किसी वस्तु का मापन किया जाता है तो मापित मान और वास्तविक मान में कुछ न कुछ अंतर होता है। जैसे कि हमने अभी जस्ट एग्जांपल दिया था कि 5.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचे, लेकिन हो सकता है हम 5.5 या 5.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच दे। जल्दबाजी में हो सकता है, या फिर असावधानी के कारण हो सकता है, या फिर उस स्केल का जो रीडिंग है वो सही तरह से न लिया गया हो, या उसकी बनावट में कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन फिर भी हम लिख देते। तो उनमें क्या आता है, कुछ ना कुछ त्रुटियां उत्पन्न होते हैं, तो उसे ही क्या बोलते हैं, मापन में त्रुटियां। ठीक है, आया समझ में। तो मापन में त्रुटियों का फॉर्मूला क्या हो गया, मापन में त्रुटियां माइनस मापित मान। ठीक है, आया समझ में। वास्तविक मान और मापित मान का अंतर जो होगा वह मापन में त्रुटियां होगा। जैसे कि हम इसी रेखाखंड की बात करते हैं तो यहाँ पे वास्तविक मान कितने हैं, 5.5 सेंटीमीटर है, और हम मान लेते हैं 5.4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचे, तो मापन में कितना त्रुटि हुआ, 0.1 सेंटीमीटर का क्या हुआ, त्रुटि हुआ। ठीक है, तो ये क्या है, मापन में त्रुटियां हैं। अब जो है मापन में त्रुटि अलग अलग प्रकार से होती है। जरूरी नहीं है कि एक ही प्रकार का त्रुटि हो, तो बहुत सारे प्रकार की त्रुटियां उत्पन्न होती हैं। जैसे कि है, इनके मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। मापन में त्रुटियों के 3 भाग हैं। ठीक है, सबसे पहला है क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटियां, ठीक है। उसके बाद है, दूसरा है क्रमबद्ध त्रुटियों के बाद है यादृच्छिक त्रुटियां। त्रुटियां, और तीसरा है स्थूल त्रुटियां। तीसरा नंबर है स्थूल त्रुटियां। तो हम क्रमशः एक एक करके पहले जो है हम किसको पढ़ेंगे, हम सबसे पहले क्रमबद्ध त्रुटियां, फिर यादृच्छिक त्रुटियां, फिर स्थूल त्रुटियों के बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब जो है हम एक एक करके इन सभी त्रुटियों के बारे में पढ़ते जाएंगे। पहले क्रमबद्ध, फिर यादृच्छिक, फिर स्थूल त्रुटियां। ठीक है, सबको एक एक करके परिभाषित करूंगा। क्रमबद्ध त्रुटियां, उसकी परिभाषा क्या है, आप प्रश्न, जैसे कि प्रश्न का आंसर लिखना रहेगा तो क्रमबद्ध त्रुटियां, उसमें हेडिंग डाल के लिखेंगे, उन त्रुटियों को क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं जो एक ही दिशा में, ठीक है, चाहे वो धनात्मक दिशा में हो चाहे ऋणात्मक दिशा में होते हैं, और इनके कारण ज्ञात होते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रमबद्ध त्रुटियां कहते हैं। जो कैसे होंगे, एक ही दिशा में, चाहे धनात्मक दिशा में, किसी स्केल के लिए धनात्मक भी रहेगा, मान लेते इधर ऋणात्मक भी रहेगा, तो दोनों दिशाओं में होंगे तो वो क्या कहलाते हैं, क्रमबद्ध त्रुटियां कहलाते हैं, और इसके कारण भी ज्ञात होते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये बताते हैं कि ये जो क्रमबद्ध त्रुटियां हैं उसके भी प्रकार हैं। ठीक है, ये क्रमबद्ध जो त्रुटि है ना उसके भी प्रकार है। तो उसके मुख्यतः क्रमबद्ध त्रुटियों के जो है 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले है यंत्रीय त्रुटि, पहला नंबर है यंत्रीय त्रुटियां। ठीक है, दूसरा नंबर है व्यक्तिगत त्रुटियां। व्यक्तिगत त्रुटियां, ठीक है, और तीसरा है बाह्य कारकों के कारण त्रुटियां। ठीक है, बाह्य कारकों के कारण त्रुटियां, बाह्य कारकों
के कारण त्रुटियां। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? क्रमबद्ध त्रुटियों की बात कर रहे हैं। तो क्रमबद्ध त्रुटि क्या होता है? एक ही दिशा में होता है और जिसके कारण ज्ञात होते हैं। और क्रमबद्ध त्रुटियों के 3 भाग है, यंत्रीय त्रुटियां, व्यक्तिगत और बाह्य कारकों के कारण त्रुटियां। ठीक है, तो अब हम जो बात करेंगे यंत्रीय त्रुटि की पहले बात करेंगे। ठीक है, यंत्रीय त्रुटि को भी 3 भागों में बांटा गया है। तो यहां से मैं हेडिंग डाल लेता हूं यंत्रीय त्रुटि के लिए। अब हम बात करेंगे यंत्रीय त्रुटियों के बारे में। ठीक है, यंत्रीय त्रुटियों क्या होती है? ये त्रुटियां यंत्रों की बनावट के कारण होती। नाम से ही स्पष्ट है कि यंत्र में क्या होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, या बनाने के समय या कुछ रख रखाव की वजह से यंत्र में त्रुटि उत्पन्न आ सकता है। उसे हम क्या बोलेंगे? यंत्रीय त्रुटियां कहेंगे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होंगे? तो ये हो गई यंत्रीय त्रुटि। अब यंत्र में कैसे प्रॉब्लम होगा या फिर यंत्रों की बनावट में कैसी समस्या आएगी उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले है शून्यांक त्रुटि। यंत्रीय त्रुटि के अंतर्गत आता है शून्यांक त्रुटियां। ठीक है, ये है शून्यांक त्रुटियां। किसके अंतर्गत? यंत्रीय त्रुटि के अंतर्गत। ठीक है, जब ये सारे मैं त्रुटियों को एक्सप्लेन कर दूंगा ना, उसके बाद मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे टाइप से इसमें पूछे जा सकते हैं इसके बारे में। तो यंत्रीय त्रुटि के अंतर्गत पहला है शून्यांक त्रुटि। ठीक है, शून्यांक त्रुटि की परिभाषा क्या है? वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज या स्फेरोमीटर आदि ऐसे यंत्र हैं जिनके प्रारंभिक स्थिति के जो मुख्य पैमाना और जो क्या होते हैं वर्नियर पैमाने के शून्य के चिन्ह एक ही सीध में होने चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो उनमें शून्यांक त्रुटि उत्पन्न होती है। कहने का मतलब ये है कि जब वर्नियर कैलिपर्स को आप देखोगे, खैर अभी तो देखे नहीं हो, उसमें 2 प्रकार की स्केल होते हैं। एक जो होता है मुख्य स्केल होता है। ठीक है, एक बड़ा सा स्केल रहेगा, वो होता है मुख्य स्केल। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से संख्या लिखेंगे। और एक छोटा सा यहाँ पे ऐसे गोल घेरा में एक वर्नियर स्केल होता है। ठीक है, तो होना क्या चाहिए? जैसे कि हम किसी भी यंत्र को माप रहे हैं, उसकी लंबाई या ऊंचाई, तो यहाँ का जो 0 होगा, ठीक है, यहाँ का जो 0 होगा और इस 0 से, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं ऐसा है, तो ये वाला जो 0 पॉइंट है, इसका 0 और इसका 0, ये दोनों क्या होने चाहिए? एकदम सीधे में होने चाहिए। ठीक है, दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए? सीधे में होने चाहिए। वर्नियर स्केल और इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल, और ये बड़ा सा क्या रहता है? मुख्य स्केल रहता है। अगर मान लीजिए दोनों सीध में नहीं हुए, ठीक है, जब हम कोई प्रॉब्लम आ जाते हैं सीध में नहीं हुए, तो वहां पे जो उत्पन्न त्रुटि क्या कहलाएगी? शून्यांक त्रुटि कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि 0 और 0 क्या है? शून्य आपस में नहीं है, पास पास, इसलिए। आया समझ में? अब जो है दूसरा नंबर है, ठीक है, यंत्रों की बनावट के अंतर्गत दूसरा नंबर है अल्पतमांक त्रुटियां। अल्पतमांक के बारे में आप जानते हो। ठीक है, अल्पतमांक क्या है? वह कम से कम दूरी या फिर माप जो किसी यंत्र के द्वारा आसानी के साथ मापा जा सके। अब इसमें भी थोड़ी सी त्रुटियां आ सकती है। कैसे आएगी? इसके अंतर्गत क्या होगा? किसी यंत्र द्वारा मापित मान केवल अल्पतमांक तक ही परिशुद्ध हो सकता है। ठीक है, जो भी यंत्र है, जैसे कि मीटर स्केल की बात किए थे, तो उसके लिए मापित मान क्या है? उसकी परिशुद्धता कितना है? जैसे कि मीटर स्केल की या फिर मीटर पैमाने की अल्पतमांक या फिर परिशुद्धता कितना है? 0.1 सेंटीमीटर तक के वस्तुओं को ही हम माप सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा और नजदीक की दूरियों को हम नहीं माप सकते। ठीक है, तो यदि वस्तु की लंबाई जैसे कि फॉर एग्जांपल 1.3 सेंटीमीटर है से अधिक किंतु 1.4 सेंटीमीटर से कम है, तो उस मापित वस्तु की मापित लंबाई परिशुद्ध नहीं होगी। तो इस प्रकार की जो त्रुटि होती है उसे हम अल्पतमांक त्रुटि कहते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण लेते हैं, वैसे मान लेते हैं 1.3 सेंटीमीटर से अधिक दूरी को हमें मापना है। ठीक है, किंतु 1.4 से कम भी होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि 1.35 सेंटीमीटर की दूरी को हमें मापना है। ठीक है, 1.35, जबकि हमारे पास मीटर स्केल है, तो इससे हम माप सकते हैं क्या?
चूंकि इसका अल्पतमांक तो 0.1 है, मतलब दशमलव के एक स्थान तक के है, जबकि हमें ये वाली दूरी मापना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें इसके लिए वर्नियर कैलिपर्स चाहिए। वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। इसके लिए हमें किसकी जरूरत रहेगा, वर्नियर कैलिपर्स की जरूरत रहेगा। तो इसमें क्या है, वर्नियर कैलिपर्स में 0.01 स्थान तक की दूरी को माप सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 स्थान की जरूरत है। तो यहाँ पे जो उत्पन्न त्रुटि को हम क्या बोलेंगे, अल्पतमांक, क्योंकि जो मीटर स्केल का जो अल्पतमांक इतना है और इसी से मापना है, तो यहाँ से अल्पतमांक के वजह से जो उत्पन्न त्रुटि है उसको हम क्या बोलेंगे, अल्पतमांक त्रुटियां कहेंगे। उसके बाद तीसरा नंबर आता है इसी का अचर त्रुटि या फिर अचर त्रुटियां, ठीक है। इसके अंतर्गत यंत्री त्रुटि के अंतर्गत, है ना, हम यंत्री त्रुटियों की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, अचर त्रुटियों में जब बार बार परीक्षण किया जाता है किंतु या फिर भी कुछ न कुछ कारणवश त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं, उसे हम अचर त्रुटियां कहते हैं, ठीक है। ऐसा समझ में, इसमें क्या रहेगा, जब बार बार हम परीक्षण लेने के बाद उतने की त्रुटि जो है पुनरावृत्ति होती है, तो इस प्रकार की त्रुटियों को हम क्या बोलते हैं, अचर त्रुटियां कहते हैं। तो ये अचर त्रुटि उत्पन्न कैसी होती है, इसका कारण यंत्रों में गलत आशंकन के कारण इस प्रकार की त्रुटियां होती है। मतलब उसमें जब उस कोडिंग किया जाता है या प्रिंट किया जाता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रिंट किया जा रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी होने की वजह से जो त्रुटियां उत्पन्न होती है ना, उसे हम क्या कहेंगे, अचर त्रुटियां कहेंगे। तो देखिए प्रश्न कैसे पूछा जाता है, क्रमबद्ध त्रुटियों से आप क्या समझते हैं, उसके प्रकारों को समझाइए, या फिर बोला जाता है कि यंत्रित त्रुटियों के प्रकारों को समझिए। तो यंत्रित त्रुटि के 3 प्रकार थे। सबसे पहले क्या था, शून्यांक त्रुटि, उसके बाद अल्पतमांक त्रुटि, उसके बाद अचर त्रुटि, ठीक है। अब ये हो गई यंत्रित त्रुटियों के बारे में। उसके बाद उसके बाद है क्रमबद्ध त्रुटि के अंतर्गत यंत्री को पढ़ लिया, व्यक्तिगत और बाह्य कारकों के कारण त्रुटि, इनके प्रकार नहीं है, ठीक है, ये केवल एक ही है। उसके बाद यादृच्छिक और स्थूल त्रुटियां आएंगी, ठीक है। इसको मैं आगे बताऊंगा, आज के लिए इतना ही देखो और अच्छे से इसको समझ लो, ठीक है।